मैं नीतीश चंद्रा एक बार पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं रुक्मिणी प्रकाशन के YouTube चैनल पर। और यहां आज हम लोग बात करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स के पुस्तक में दिए गए ऑब्जेक्टिव सेट्स में सेट नंबर 12 के 20 करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। और जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन एक सेट का डिस्कशन हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं। उसी सिलसिले को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 12 के 20 प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन प्रश्नों का आप अभ्यास कर रहे होंगे, यही हमें उम्मीद है। और जो भी आप अभ्यास करते हैं, आपके कितने मार्क्स आते हैं, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगता है, ये इन सभी चीजों पर आप हमें अपनी राय अवश्य दें और इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन का आनंद उठाएं और आप इससे से ज्यादा लाभान्वित होने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 12 के पहले प्रश्न पर चर्चा। और आज का हमारा पहला प्रश्न है 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। जानते हैं कि 5G, 4G, 3G, 2G और अब तो 6G पर भी कई देशों ने शोध शुरू कर दिया है। ये क्या है? तो G 4 जनरेशन और 5 जनरेशन, 6th जनरेशन, 4th जनरेशन, ये क्या है? इंटरनेट के विकास की एक पीढ़ी कह सकते हैं। और इंटरनेट अभी वर्तमान समय में अधिकांश देशों में 4G का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब 5G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है और 5G नेटवर्क को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, इस संदर्भ में आपका क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आपका एक एशियाई देश है और दक्षिण कोरिया के द्वारा ही 5G नेटवर्क को अपनाया गया है और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश है। हालांकि कई देशों में 5G नेटवर्क का विरोध भी हो रहा है। नीदरलैंड जैसे देश में 5G नेटवर्क का विरोध हुआ है, यह आपको पूछा जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपके लिए कि किस देश के लोगों ने 5G नेटवर्क के विरोध में प्रदर्शन किया था, यानी किस देश में 5G इंटरनेट नेटवर्क का विरोध हुआ। तो नीदरलैंड में क्या हुआ, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, 5G नेटवर्क का विरोध हुआ। 5G नेटवर्क का विरोध हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेटवर्क का विरोध कहां हुआ था? नीदरलैंड में। अब देखिएगा कि 6G नेटवर्क के परीक्षण हेतु, 6G नेटवर्क के उपयोग हेतु परीक्षण उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश चीन है। 6G नेटवर्क परीक्षण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया और ऐसा करने वाला वो पहला देश है। तो 6G नेटवर्क परीक्षण उपग्रह किसने लॉन्च किया? चीन ने। किसने किया? चीन ने किया। क्योंकि आप लोग कई बार बोले हैं कि लिखने के बाद साइड हट जाया करिए, तो शायद आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं साइड हट चुका हूं। 6G नेटवर्क परीक्षण उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? तो चीन है। चलिए, भारत में इस वक्त कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है? तो 4G नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी सेट्स के डिस्कशन यहां होते हैं, उन सेट्स के PDF फाइल भी आप लोग कई बार मांग करते रहे हैं। तो इन PDF फाइल्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रुक्मिणी प्रकाशन लाइव को ज्वाइन कर लें। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? PDF फाइल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो प्रोजेक्ट चीता भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया। और प्रोजेक्ट चीता क्या है? तो ये आसमान से दुश्मनों पर नजर बनाए रखने का एक जरिया है, एक माध्यम है। और इसके जरिए नजर बनाए रख सकते हैं हम आसमान से दुश्मनों पर। और साथ ही साथ यदि देश के अंदर किसी भी प्रकार की दुश्मनों की गतिविधि देखने को मिलती है, तो इससे यह हमें निजात भी दिला सकता है। यानी देश में जान माल की क्षति से बचने के लिए और आसमान से दुश्मनों पर नजर बनाए रखने हेतु
कौन सा प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट चीता भारतीय सेना के किस विंग के द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा शुरू किया गया। ये आपका भी आंसर हो जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या? प्रोजेक्ट चीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक और पैरालंपिक ये दो अलग अलग पहलू हैं। पैरालंपिक मतलब विकलांग खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी जिस खेल में भाग लेते हैं, उन्हीं दिव्यांग खिलाड़ियों के ओलंपिक को हम पैरालंपिक कहते हैं। और इसके लिए जो संस्था काम करती है भारत में, उसे हम भारतीय पैरालंपिक समिति कहते हैं। और भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक चुनी गई है। कौन चुनी गई है? दीपा मलिक। और दीपा मलिक को इस पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। कैसे चुन लिया गया? निर्विरोध चुन लिया गया, ठीक है। और फरवरी 2020 से ये भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। इंदु मल्होत्रा आपके विकल्प में है। इंदु मल्होत्रा के बारे में याद रखिएगा कि ये अधिवक्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली यानी न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला हैं, याद रखिएगा। अधिवक्ता से उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश, अधिवक्ता से उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन? इंदु मल्होत्रा बनने वाली प्रथम महिला, ठीक है, क्लियर है। चंद्रिमा साहा भी आपके विकल्प में है। इसके बारे में याद रखिएगा कि ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की अध्यक्ष हैं, यानी INSA की अध्यक्ष कौन? चंद्रिमा साहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4। बिहार के किस जिले में पहली बार वॉइस रिकॉर्डिंग से केस डायरी लिखने की शुरुआत की गई है? यानी वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप केस डायरी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब थाने में FIR दर्ज करवाने जाएंगे तो उनकी बातों को लिखकर नहीं बल्कि उनकी बातों को सीधा रिकॉर्ड करके FIR के रूप में सुरक्षित रख लिए जाना ही क्या कहलाएगा? वॉइस रिकॉर्डिंग से केस डायरी लिखना। और इसके जरिए क्या फायदा होगा कि पुलिस का समय बचेगा और ज्यादा से ज्यादा वो अनुसंधान में अपना समय दे पाएंगे, जिससे कि जो वादों की संख्या है किसी थाने में उसको निजात मिल सकेगी और बड़े केस की संख्या जो है उसे कम किया जा सकेगा, ठीक है। तो कम समय में ज्यादा मामलों की, ज्यादा विवादों की अनुसंधान किया जा सके, उसका सुलह किया जा सके, इसीलिए वॉइस रिकॉर्डिंग से केस डायरी लिखने की शुरुआत की गई। बिहार के किस जिले में? तो बिहार के अरवल जिले में, बिहार के अरवल जिले में इसकी शुरुआत की गई है। BPSC के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कह सकते हैं TTI प्रश्न, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तेजपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया जो किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि अपने खास गुणवत्ता और उपलब्धि के कारणवश किसी उत्पाद को GI टैग दिया जाता है जो किसी खास स्थान का प्रसिद्ध उत्पाद होता है और अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। ऐसे उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जाता है और किसी भी उत्पाद को GI टैग 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को GI टैग दिया गया था। और आपको पूछ रहा है कि तेजपुर लीची को हाल ही में GI टैग मिला है, तो ये GI टैग, ये तेजपुर लीची किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है, यानी असम के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। अन्य विकल्पों में से देख लेते हैं कि इन राज्यों में कौन कौन से उत्पादों को GI टैग प्राप्त है। तो आपका तमिलनाडु में याद रखिएगा, तेजपुर लीची के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। लीची मतलब फल है। आपको पूछा जा सकता है किस श्रेणी का उत्पाद है? तो फल है, खाद्य पदार्थ है।
अब देखिएगा तमिलनाडु के थमामपट्टी को इस वर्ष 2020 में ही जीआई टैग प्रदान किया गया। ये क्या है? तो ये लकड़ी की नक्काशी है, लकड़ी की नक्काशी है। अन्य कई उत्पादों को दिया गया लेकिन इस वर्ष दिया गया, ये ताजा तरीन है, इसे याद रखिएगा। झारखंड के सोहराई खोबर को जीआई टैग दिया गया है। ये क्या है? तो ये पेंटिंग है, पेंटिंग। झारखंड के सोहराई खोबर को जीआई टैग दिया गया। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गा, कौन सा मुर्गा? कड़कनाथ, नाम से ही यूनिक है। कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्राप्त है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर के पोहा आप खाते होंगे, पोहा का क्या है? पोहा को भी जीआई टैग प्राप्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पुस्तक से संबंधित, और पुस्तक क्या है? ए प्रोमाइज्ड लैंड के लेखक कौन है? पुस्तक ए प्रोमाइज्ड लैंड के लेखक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अब कह सकते हैं कि भूतपूर्व राष्ट्रपति कह सकते हैं, बराक ओबामा। कौन? बराक ओबामा ए प्रोमाइज्ड लैंड पुस्तक के क्या है? लेखक हैं। और 17 नवंबर को इनकी इस पुस्तक को 25 भाषाओं में, विश्व के 25 भाषाओं में क्या किया गया? इसे लॉन्च किया गया, 25 भाषाओं में लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है। ये भारत के ऊपर, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है द कोलिशन ईयर्स, ये प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, द कोलिशन ईयर्स। लिखते जाइएगा, इन सब चीजों को पूछेगा आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है। चेतन भगत भारत के जाने माने उपन्यासकार हैं और इनकी पुस्तक है हालिया पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर। इसके अलावा इन्होंने 3D, 2 स्टेट्स जैसे कई उपन्यासों की रचना की है। वन गर्ल इन रूम नंबर 105 जैसे कई उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि आप जानते हैं ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी वर्तमान में चूंकि बने हुए हैं, क्योंकि 20 जनवरी 2021 को नए राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ ग्रहण लेंगे, लेकिन ये वर्तमान चुनाव हार चुके हैं, इसलिए अब इन्हें पूर्व राष्ट्रपति कहा जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चूंकि राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक बिजनेसमैन थे, तो इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है हाउ टू गेट रिच, यानी अमीर कैसे बने, हाउ टू गेट रिच। ठीक है, हाउ टू गेट रिच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन संख्या नंबर 7। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया है? मिस दीवा यूनिवर्स भारत में ही प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक अवार्ड, एक पुरस्कार है, जिसमें कि खूबसूरत और व्यक्तित्व से खूबसूरत महिलाओं को इस प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा जाता है, और वो उनके व्यक्तित्व की खूबसूरती के आधार पर उनको चुना जाता है मिस दीवा यूनिवर्स। तो 2020 में बेंगलुरु की एडलिन कैस्टोलिनोप्पा, ये कहां की रहने वाली है? बेंगलुरु की, कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली हैं। कौन? एडलिन कैस्टोलिनोप्पा। एडलिन कैस्टोलिनोप्पा, नाम टेढ़ा है, 2-4 बार बोलिए, 2-4 बार लिखिए, 2-4 बार बकिए, आपको याद हो जाएगा आसानी से। एडलिन कैस्टोलिनोप्पा को 2020 का मिस दीवा यूनिवर्स पुरस्कार, मिस दीवा यूनिवर्स 2020 के रूप में चुना गया। 2019 में बात करिएगा, मिस दीवा यूनिवर्स कौन थी? तो 2019 में वर्तिका सिंह। 2019 का भी चूंकि कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है अभी, तो आप याद रख सकते हैं कि वर्तिका सिंह 2019 में मिस दीवा यूनिवर्स चुनी गई थी। ठीक है, अब देख लीजिएगा विकल्प में आपका टोनी सिंह है। कौन है? टोनी सिंह है। तो टोनी सिंह क्या थी? तो टोनी सिंह मिस वर्ल्ड 2019 है। मिस वर्ल्ड 2019 टोनी सिंह क्या है? मिस वर्ल्ड 2019 के रूप में इनको चुना गया था। ये कहां की रहने वाली है? तो ये जमैका की रहने वाली है। नाम से लग रहा होगा कि ये इंडियन है, लेकिन ये जमैका की रहने वाली है। कहां की? जमैका की रहने वाली है, जहां के उसेन बोल्ट हैं। सुमन राव, सुमन राव क्या है? तो सुमन राव ये
मिस इंडिया 2019 चुनी गई थी। मिस इंडिया 2019 ये चुनी गई थी कौन? सुमन राव। ठीक है, क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत पर्व 2020 कहां आयोजित किया गया? तो भारत पर्व 2020 आपका आयोजित किया गया कहां? तो दिल्ली में। कहां आयोजित किया गया? दिल्ली में। याद रखिएगा, दिल्ली में लाल किला मैदान में और ज्ञान पथ पर। कहां? दिल्ली में लाल किला मैदान, दिल्ली के लाल किला मैदान और ज्ञान पथ में आपका भारत पर्व 2020 आयोजित किया गया। भारत पर्व 2020 आयोजित किस उपलक्ष्य में किया गया? तो गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, गांधी जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा कार्यक्रम? भारत पर्व 2020 आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? ठीक है, आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विसेज डिलीवरी, ये क्या है? सबसे पहले ये समझिएगा, इसके तहत आई बॉक्स सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी के तहत यह फैसिलिटी है कि आईसीआईसीआई बैंक का कोई भी ग्राहक अपने घर के निकटतम ब्रांच से 24/7 यानी किसी भी समय 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन, चाहे छुट्टी का दिन हो या कोई भी दिन हो, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे, दिन हो या रात हो, किसी भी समय वह अपने नजदीकी शाखा से डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और रिटर्न चेकबुक क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? सेल्फ सर्विसेज डिलीवरी फैसिलिटी, यानी अपने सामानों की डिलीवरी खुद अपने घर तक कर रहे हैं 24/7 आवर, कभी भी, सप्ताह में किसी भी दिन और रात दिन कभी भी 24 घंटे यह सेवा उपलब्ध होगी। किसके जरिए? आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी के जरिए। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे 24 घंटे किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा कोई बॉक्स वहां उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कि आपका चेकबुक, रिटर्न चेकबुक, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो कुछ भी आया हो वह उस बॉक्स में दिया जाएगा और उससे आप कभी भी किसी भी समय जाकर के उस बैंक के बाहर उस बॉक्स से अपने इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, उसे रिसीव कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? अपने लिए खुद आप एक डिलीवरी, अपने लिए आप खुद डिलीवरी कर रहे हैं, यानी अपने वस्तुओं को खुद प्राप्त कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई बॉक्स किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया किस तिथि को जाता है? तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष, 28 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया क्यों जाता है 28 फरवरी को? तो 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत के प्रसिद्ध भौतिकविद सर सीवी रमन ने, किसने? सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी और प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज उन्होंने 28 फरवरी को की थी और बाद में चल करके 28 इसी खोज के कारण उनको 2 वर्ष बाद 1928 से 2 वर्ष बाद यानी 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। नोबेल दिया गया था किसका? फिजिक्स का। और ये फिजिक्स में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो इन्होंने चूंकि प्रकाश के प्रकीर्णन गुण की खोज 28 फरवरी को की थी, इसीलिए प्रति वर्ष 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम की, विषय की बात करें तो वो है वुमन इन साइंस, यानी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं।
ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं क्या है, इसका थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का। अब देखिए, बेटर स्लीप, बेटर लाइट, बेटर प्लानेट। बेटर स्लीप, बेटर लाइट और बेटर लाइफ और क्या, बेटर प्लानेट, ये किसका थीम है? तो ये आपका 13 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड स्लीप डे का थीम है। 13 मार्च को मनाया जाने वाला वर्ल्ड स्लीप डे 2020 की ये थीम है। इसके बारे में याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया कब से जा रहा है? तो 1986 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये बेटर स्लीप, बेटर लाइफ और बेटर लाइफ और क्या, बेटर प्लानेट, ये 13 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड स्लीप डे 2020 का ये थीम है। ठीक है, अब हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ये किसकी थीम है? तो ये प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व खुशहाली दिवस, ये 20 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व खुशहाली दिवस 2000, विश्व खुशहाली दिवस 2020 की थीम क्या है? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ठीक है, इट्स टाइम किसी का थीम नहीं है इस वर्ष। चलिए, क्लियर होगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है? ठीक है, वंदे उत्कल जननी क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार की देशभक्ति कविता है और यह ओडिशा का राज्य गीत बनाया गया। क्या बनाया गया? राज्य गीत का दर्जा दिया गया, ओडिशा का राज्य गीत का दर्जा दिया गया। किसको? वंदे उत्कल जननी को। ये एक प्रकार की देशभक्ति कविता है और इसके रचनाकार जो है वो पूछा जा सकता है आपको कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी को ओडिशा का राज्य गीत का दर्जा दिया गया, इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, कांत कवि महापात्र। कौन है इसके रचनाकार? कांत कवि महापात्र। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, तो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में भारत में किया जाने वाला है। कहां? अपने भारत में। और भारत में ये आयोजन कहां किया जाएगा? तो ओडिशा में। कहां किया जाएगा? ओडिशा में। ओडिशा में कहां? तो कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला, ओडिशा में ही एक शहर है राउरकेला, ये ओडिशा का कहां है? भुवनेश्वर में। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। और ओडिशा के ही एक अन्य स्टेडियम बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, ये कहां है? तो राउरकेला में। राउरकेला में क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का। ठीक है, कहां? भारत में। और भारत में कहां? तो ओडिशा के कलिंगा, ओडिशा में भुवनेश्वर और राउरकेला में। ठीक है, इन दो स्टेडियम्स में इसका आयोजन किया जाना है। ये पुरुष हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा। यह भी याद रखिएगा, कितवां संस्करण होगा? 15वां संस्करण होगा। कितवां संस्करण? 15वां संस्करण होगा। इसका आयोजन 13 से 29 जनवरी 2023 तक होगा। 13 से 29 जनवरी 2023 तक होगा। ठीक है, यानी लगभग 16-17 दिन इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर होगा ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन का लेखक है। एक पुस्तक है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाने माने टीवी पत्रकार और 2019 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता रवीश कुमार। कहां है? कौन है ये? रवीश कुमार। इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, बोलना ही है
ये एक पुस्तक है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। इसके अलावा इनका एक और पुस्तक क्या है, बोलना ही है। और इनकी एक और पुस्तक है जो इनके व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है, वो है इश्क में शहर होना। ठीक है, तो ये इनके लेखन है और ये भारत की जानी मानी समाचार चैनल एनडीटीवी के प्रमुख पत्रकार हैं, उसके प्रमुख एंकर हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं और इनको 2019 में भूलिएगा मत, इन्हें सोचिएगा 2019 का है तो नहीं पूछेगा, अभी पूछा जाएगा ये प्रश्न कि 2019 में बेआवाजों की आवाज बनने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था, तो रवीश कुमार को दिया गया था। ये एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार हैं। अनुपम खेर विकल्प में दिख रहा है और ये इनकी पुस्तक है रवीश कुमार की। अनुपम खेर के बारे में याद रखिएगा कि इनकी पुस्तक का नाम है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, यानी आप ही बेस्ट हैं, ऐसा इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, ये याद रखिएगा, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। ठीक है, ये किनकी पुस्तक है, अनुपम खेर की। शशि थरूर की पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू, और वाई आई एम अ हिंदू का ही विस्तृत रूप के रूप में हाल ही में एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बैटल ऑफ बिलोंगिंग। मनमोहन सिंह, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, रह चुके हैं। चेंजिंग इंडिया, ठीक है, बदलते भारत इसको हिंदी में कह सकते हैं। ये इनकी पुस्तक है। ये मनमोहन सिंह आरबीआई के पूर्व गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आप लोग बार बार पीडीएफ की मांग करते हैं। पीडीएफ आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहां से आपको जो भी सेट्स के डिस्कशन यहां होंगे उन सारे सेट्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? जो इन्फोर्समेंट एसआई का एग्जाम देकर के आए होंगे उनको ये क्वेश्चन याद होगा। क्यों? क्योंकि ये पूछा गया था क्या कि ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑस्कर पुरस्कार 2020 जो दिया गया, यह ऑस्कर पुरस्कार का 92वां संस्करण था। क्या संस्करण? 92वां संस्करण। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वह पैरासाइट को दिया गया। किस फिल्म को दिया गया? पैरासाइट को दिया गया। और इसके बारे में याद रखिएगा, पैरासाइट के बारे में, यह प्रथम गैर अंग्रेजी फिल्म है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला ऑस्कर बेस्ट फिल्म है, ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने वाला पैरासाइट क्या है? प्रथम गैर अंग्रेजी फिल्म है। ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम गैर अंग्रेजी फिल्म कौन है? पैरासाइट। कौन है? पैरासाइट। इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं कि आप याद रखेंगे इस बात को भी। ये पूछा है, हो सकता है ये कहीं पूछ लिया जाए आपको। ठीक है, गली बॉय एक भारतीय फिल्म है और इसको 65th यानी 65वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में 65वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। और इस फिल्म के डायरेक्टर यानी निर्देशक जोया अख्तर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला। और इसी फिल्म के अभिनेता ये 65वीं फिल्म फेयर की पूरे की बात कर रहे हैं, अभिनेता रणवीर सिंह को बेस्ट हीरो यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, ये 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा BS6 वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के लिए कौन सा कलर का बैंड जारी किया गया है? BS6 जैसे कि आप जानते हैं भारत में पहले BS4 मानक ईंधनों का प्रचलन था। BS4 मतलब क्या? भारत स्टेज 4, और अब इसके स्थान पर BS6 को अपनाया गया है और BS6 को 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया। यानी भारत में अब BS4 मानक के इंजनों वाले वाहनों की खरीद, नए वाहनों का विक्रय नहीं किया जा सकता। जिसके पास पुराने हैं उनके पास चलेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नए वाहन जो भी बिकेंगे उनमें BS6 ईंधन के मानक वाले इंजन का प्रयोग किया जाएगा, और वैसे वाहन को ही हम क्या कहेंगे? BS6 वाहन। तो इसके लिए उसमें BS6 वाहन में जो नंबर प्लेट लगाया जाएगा उसके लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि उसमें जो स्टिकर होगा वो किस रंग का होगा? तो हरे रंग का होगा। किस रंग का होगा? हरे रंग का होगा। अब तक क्या था कि डीजल इंजन वाले वाहनों में नारंगी रंग के नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता था, और पेट्रोल और CNG से चलने वाले वाहनों में हल्का नीला रंग का नंबर प्लेट का उपयोग किया जाता था। तो अब क्या होगा? BS6 के जो भी वाहन होंगे उसमें आपके हरे रंग के नंबर प्लेट का उपयोग किया जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है? ठीक है, तो 16 सेक्टर एक्शन प्लान क्या है? 1 फरवरी 2020 ईस्वी को 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट 2020-21 प्रस्तुत किया गया, और इस आम बजट 2020-21 में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई, और कई घोषणाएं अब हमारे समक्ष दिख भी रही है कि इन घोषणाओं पर काम हुआ है। तो जैसे इसमें प्रमुख इसका मकसद था, इस 16 सूत्रीय एक्शन प्लान का संबंध कृषि क्षेत्र से था। ये आप पहले आंसर कर लीजिए, किस क्षेत्र से था? तो कृषि क्षेत्र से था। इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि किसानों के लिए नया बाजार खोलना है, किसानों के लिए नया बाजार खोलना, और अन्नदाता से ऊर्जादाता, किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता के रूप में बदलना, ये इसका मकसद था। और 16 सूत्रीय एक्शन प्लान में क्या क्या घोषणाएं थी? तो उसमें से कुछ प्रमुखतम आप याद रखिएगा कि खाद का समुचित उपयोग किया जाए। 16 सूत्रीय एक्शन प्लान का ये कुछ घोषणा, महत्वपूर्ण घोषणाएं जो है वो मैं आपको बताता हूं। खाद का समुचित उपयोग किया जाना, उसके बाद किसान रेल चलाने की घोषणा इसी प्लान के तहत की गई थी, और आपका दानापुर से नासिक के बीच चलाया भी गया पहला किसान रेल चलाया भी गया है। ठीक है, तो नासिक के देवलाली, बिहार के दानापुर से नासिक के देवलाली तक चलाया भी गया कौन? पहला किसान रेल। उसके अलावा एक जिला एक उत्पाद, मतलब प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को देश स्तर पर, पूरे देश स्तर पर क्या करना है? पहचान दिलाना। इन महत्वपूर्ण घोषणाओं को 16 सूत्रीय एक्शन प्लान के तहत ही रखा गया था। ठीक है, तो यह 16 सूत्रीय एक्शन प्लान का संबंध किस क्षेत्र से? कृषि क्षेत्र से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 7वां प्रो कबड्डी लीग खिताब किसने जीता है? ठीक है, 7वां प्रो कबड्डी लीग खिताब कबड्डी से संबंधित है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। तो प्रो कबड्डी लीग खिताब की शुरुआत जो हुई थी, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी। तो इस आधार पर जब आप देखेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद ये 2020 में ये इसका 7वां संस्करण है, जो कि आपके प्रश्न में दिख भी रहा है। तो 7वां प्रो कबड्डी लीग का खिताब बंगाल वॉरियर्स ने जीता। किसने जीता? बंगाल वॉरियर्स ने जीता। और यह पहली बार 2020 में बंगाल वॉरियर्स ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीतकर पहली बार अपने नाम इस खिताब को किया, और इसमें इन्होंने दबंग दिल्ली को हराया। किसको हराया?
दबंग दिल्ली को हराकर खिताब पर पहली बार कब्जा किया? किसने? बंगाल वॉरियर्स ने। तो 7वां प्रो कबड्डी लीग खिताब दबंग दिल्ली को हरा करके किसने जीता? बंगाल वॉरियर्स ने जीता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 2021 में आयोजित होने वाली चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स, चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में होगा? ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में शुरू किया गया। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई? 2018 में शुरुआत। और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में नई दिल्ली में हुआ। कहां हुआ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। दूसरा संस्करण कब आयोजित हुआ? 2019 में। कहां? तो पुणे महाराष्ट्र में। सेकंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे महाराष्ट्र में कब? 2019 में। ठीक है, 2019 में। अब तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर लें तो ये असम के गुवाहाटी में, थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां? असम के गुवाहाटी में। कब आयोजित हुआ? तो 2019 में। ठीक है, अब कह रहा है कि 2020 आपका 2020 में ये होगा, क्योंकि 18 और 19 पर तो हम बात कर ही चुके। 18 में पहला संस्करण हुआ कहां? नई दिल्ली में। 2019 में दूसरा संस्करण महाराष्ट्र पुणे में। तीसरा संस्करण गुवाहाटी में। कहां? असम के गुवाहाटी में तीसरा संस्करण 2020 में। और हरियाणा में चौथा। आपको पूछ कौन रहा है? चौथा पूछ रहा है। तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां होगा? हरियाणा में। और हरियाणा में इसका आयोजन होगा कब? तो 2021 में। कब होगा? 2021 में होगा, हरियाणा के पंचकुला में। याद रखिएगा, कहां? हरियाणा के पंचकुला में। क्लियर होगा? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम को किस प्रसिद्ध सोशल मीडिया ऐप द्वारा लॉन्च किया गया है? वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम, वी थिंक डिजिटल मतलब क्या? हम लोग सोचते हैं डिजिटल। ठीक है, तो वी थिंक डिजिटल एक कार्यक्रम है जिसके तहत 7 राज्यों की 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। यानी 7 राज्यों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल साक्षरता दी जाएगी। यानी कंप्यूटर, मोबाइल जैसे उपकरणों को, डिजिटल उपकरणों के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। इनके उपयोग से संबंधित उनको महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी ताकि वो डिजिटल रूप से साक्षर हो सके, डिजिटल तौर तरीकों को समझ सके। तो डिजिटल महिलाओं में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करने हेतु वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत कहां की गई? उत्तर प्रदेश में। शुरुआत कहां की गई? उत्तर प्रदेश में। लक्ष्य क्या है? तो 7 राज्यों में 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता देना। 1 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता देना। चलिए क्लियर है। आरोग्य सेतु क्या था? कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 को ट्रैक करने हेतु, कोविड-19 के सिम्टम वाले व्यक्तियों को ट्रैक करने हेतु ये आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। फेसबुक क्या है? एक सोशल मीडिया साइट है। इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की गई? विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की गई? तो विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और यूनेस्को के द्वारा 1995 से, कब से? 1995 से इसकी शुरुआत की गई है। 1995 से यूनेस्को द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई है।
ठीक है। तो इस अवसर पर 2020 के विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर #MyBookMyFriend अभियान की शुरुआत भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरुआत की गई। किस अभियान की? माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की गई रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किस अभियान की शुरुआत? माई बुक माई फ्रेंड, #MyBookMyFriend। और विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 में विश्व पुस्तक दिवस की थीम क्या है? तो याद रखिएगा, पढ़ने के माध्यम से देखभाल। किसके माध्यम से? पढ़ने के माध्यम से देखभाल। थीम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 2020 क्या है? तो पढ़ने के माध्यम से देखभाल। पढ़ने के माध्यम से देखभाल, ये इस दिवस का क्या है? थीम है। ठीक है। अब विश्व पुस्तक दिवस को लेकर के आप विश्व पुस्तक मेला से कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व पुस्तक मेला जनवरी 2020 में आयोजित किया गया और यह गांधी जी के 150वीं जयंती को समर्पित किया गया। विश्व पुस्तक मेला जनवरी 2020 में ही आयोजित किया गया और यह गांधी जी के 150वीं जयंती को समर्पित किया गया। ठीक है। और इस पुस्तक मेला का जो थीम था वह था गांधी जी, महात्मा गांधी लेखकों के लेखक। ठीक है। तो ये सेट नंबर 12 के करंट अफेयर्स, रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स के पुस्तक के 20 प्रश्नों पर हमने आज आपके समक्ष डिस्कशन किया। आपको ये डिस्कशन से कितने फायदे हो रहे हैं और हमारे इस पुस्तक के प्रश्न आपकी तैयारी में कितना मदद हो पा रहा है, आप इस सेट्स में दिए गए OMR सेक्शन में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपको क्या मार्क्स आ रहा है, इन सभी बातों पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जुड़े रहिए रुक्मिणी प्रकाशन के साथ और साथ ही साथ कल पुनः आपसे सेट नंबर 13 के डिस्कशन में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। कल पुनः सेट नंबर 13 में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। इसी उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ आज आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, शुभ रात्रि।